हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपको समझ लीजिए इसी वीडियो में पक्के करवा दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो समझिए 5 नंबर अभी के भी आपके पक्के हो जाएंगे। गॉस की प्रमेय इतनी आसान बना दूंगा कि आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के लास्ट तक आप यकीन मानिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और जितनी भी वीडियो आए आपको पूरी सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए बस, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि आखिर गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि फाई ई बराबर Q/ε0 गुना, यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई, और घुरे कहने का तात्पर्य है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 या Q/ε0 गुना, यानी कि एक ही बात है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है फाई ई बराबर Q/ε0। सबसे पहले समझते हैं इसके चित्र को। तो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जो होता है उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर एक अल्पांश का क्षेत्रफल है dA, ये अल्पांश का क्षेत्रफल हो गया dA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E, और ये दोनों थीटा कोण पर रखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये अल्पांश है, यानी कि ये बहुत बड़ा अंश है, और ये अल्पांश है मतलब छोटा अंश है। इस छोटे अंश का क्षेत्रफल dA मान लिया हमने। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो कि दोनों थीटा कोण पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर अल्पांश पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो यहां से इस बिंदु P से r मीटर की दूरी पर, ये r मीटर की दूरी है, यहां बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ये r मीटर की दूरी है, और यहीं पर एक घन कोण d ओमेगा बनता है। कौन सा बनता है? d ओमेगा बनता है। ये क्या है? ये एक घन कोण है। अब आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, ये एक अल्पांश का क्षेत्रफल dA है जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से थीटा कोण पर रखा हुआ है। अल्पांश के क्षेत्रफल पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, और इस बिंदु P से r मीटर की दूरी पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और यहीं पर बनाया गया घन कोण जो है वो d ओमेगा है। ठीक, इतना समझ में। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा यूज होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये आपको तैयार हो जाएगा तो आपको प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीव्रता क्या होती है? E बराबर होती है 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद में dW का जो मान होता है उसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। dW बराबर होता है dA cos थीटा अपान r²। ये दोनों मान आपको अभी सूत्र में मतलब जब आगे हम प्रूफ को हल करेंगे तब उसमें यूज करना है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए या पहले कहीं और पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जब हम अल्पांश से निकालेंगे तो पूरे का हम समाकलन करेंगे। पहले हम करेंगे अवकलन, उसके बाद करेंगे समाकलन, तो पूरा आ जाएगा। यानी कि जब अल्पांश से निकालेंगे तो छोटे का निकलेगा dA का, और जब बड़ा का पूरे का निकालना होगा तो उसको विस्तार कर देंगे। तो अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको हम करेंगे d फाई E बराबर E डॉट dA। ये एक हमको सूत्र सबसे
पहले लगाना होगा। ये वेक्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एक फार्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसलिए हमको यहाँ पे वेक्टर लेना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये हमने अभी देखो ई को मान लीजिए ए, डी ए पूरे को मान लीजिए बी, तो क्या हो गया ए डॉट बी हो गया ये वाला। तो अब ये खुलेगा ए बी कॉस थीटा, तो इसमें है ई डी ए, तो यहाँ से हम ई डी ए लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ई डॉट डी ए है तो यहाँ पे ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और तो ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए ई का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ई का मान जो हमने ये अभी निकाला है इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई का मान रख देंगे ये वाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से रख देंगे डी ए कॉस थीटा। ठीक, इसको ऐसे ही रख देंगे। फिर क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो Q है इसको हमको इधर ले आना है, और ये जो हमने दूसरा मान डी डब्ल्यू का निकाला था वो बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको अलग कर लेंगे क्योंकि हमको ये वाला सूत्र बनाना है। ये Q को हम यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, इसको इसके बटे में ले आएंगे। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। फिर यहाँ से अब और करना है, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की जगह पे हमको डी डब्ल्यू रख लेना है क्योंकि हमने ये निकाला है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसकी जगह पे होता है डी डब्ल्यू, तो यहाँ से हम रख लेंगे डी डब्ल्यू। ठीक है, इतना निकल आया। ये कहाँ से निकला, ये अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल कर आया। ठीक है, अब देखिए आगे। तो दोस्तों अब यहाँ से आप लोग देखिए अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डब्ल्यू। तो अब हमको निकालना है पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जब अल्पांश से निकाल लिया तो अब हमको पूरे से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका समाकलन करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 का समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन, इससे हमको पूरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन करने पर यहाँ से लिख लेंगे, तो हमको पूरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता हो जाएगा। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे डी फाई ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें समाकलन लगाएंगे डी डब्ल्यू, क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं तो ये जो चिन्ह लगाया है ये चिन्ह होता है समाकलन का, इसको हम लगा लेते हैं। और जब समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, इसमें से ये डी हट जाएगा, और यहाँ पर इसका जो मान होता है डी डब्ल्यू का वो होता है 4 पाई, ये मान होता है। तो हमको यहाँ पर इसको हटाकर ये मान रखना होता है, और इधर जब समाकलन करते हैं तो ये डी हट जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी डब्ल्यू का जब करेंगे तो यहाँ से 4 पाई रख लेंगे, क्या रखेंगे 4 पाई। तो अब आप देखिए यहाँ से, यहाँ पे बटे में 4 पाई है, ये सब पूरा बटे में नीचे 4 पाई है और यहाँ ऊपर है, तो ये दोनों कट जाएंगे 4 पाई 4 पाई। तो अब यहाँ से बचेगा फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो वही हमने सिद्ध कर दिया। अब फिर से समझिए एक बार, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से ये एक गॉसियन पृष्ठ है जो कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, अल्पांश का क्षेत्रफल dA है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहां प्लस Q आवेश है, बनाया गया घन कोण d ओमेगा है। बस इतना चित्र है। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, DW का सूत्र होता है DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आपको रट लेने हैं बस। अब सबसे पहले निकालते हैं अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट
DA रखेंगे। यहाँ पर DA वाला सूत्र होता है A डॉट B बराबर AB cos थीटा। सूत्र खोलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा EDA cos थीटा। तो D फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। E का मान जो हमने निकाला था वो रख दिया और DA cos थीटा रख लिया। अब यहाँ से DA cos थीटा अपान R स्क्वायर को अलग रख देंगे, इसकी जगह पे DW रख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अल्पांश का क्षेत्रफल यहाँ से निकल कर आता है D फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DW। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर हमको निकलता है पूरे से, तो D फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन लगाएंगे DW का। तो यहाँ पर समाकलन के साथ DW का मान होता है 4 पाई। यहाँ से जब समाकलन करते हैं तो D हट जाता है, तो फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन और इसकी जगह पे 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।